नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी न्यूज के इस विशेष बुलेटिन में। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। अगले 1 घंटे में हम आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मॉस्को यात्रा और साथ ही साथ देश विदेश की अनेक महत्वपूर्ण खबरें। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं वैश्विक देश विदेश की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मॉस्को दौरा। रवानगी से पहले पीएम ने कहा, दोनों देशों के साथ सभी क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर होगी बातचीत। भारतीय समुदाय से मिलने के लिए भी उत्सुक हैं प्रधानमंत्री। पश्चिम बंगाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। सीबीआई करती रहेगी संदेश खाली मामले की जांच। सीबीआई जांच के आदेश के खिलाफ ममता सरकार ने दायर की थी याचिका। नीट यूजी परीक्षा से जुड़ी सभी 26 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। पेपर लीक और गड़बड़ियों के हैं आरोप। सीबीआई अब तक कई लोगों को कर चुकी है गिरफ्तार। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल किया। विश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 45 वोट पड़े, वहीं विपक्ष में पड़े 0 वोट। मुंबई में बारिश बनी आफत, जनजीवन अस्त व्यस्त। भारी बारिश की वजह से स्थगित की गई विधानसभा की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने राहत कार्यों का लिया जायजा। असम में बाढ़ की स्थिति चिंताजनक। प्रभावित जिलों में लगभग 25 लाख लोग प्रभावित। उत्तराखंड में भी भारी बारिश ने बढ़ाई मुश्किलें। और देखते हैं खबरों को विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस और ऑस्ट्रिया के 3 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर रवाना हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन मॉस्को में 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। 9 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रिया जाएंगे। रूस के लिए रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वक्तव्य जारी किया। प्रधानमंत्री ने कहा, 22वें वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए रूस की यात्रा पर जा रहा हूं। भारत रूस के बीच विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी है। यह साझेदारी पिछले 10 वर्षों में कई क्षेत्रों में आगे बढ़ी है। ऊर्जा, सुरक्षा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य, शिक्षा, संस्कृति, पर्यटन और लोगों के बीच आदान प्रदान में यह साझेदारी आगे बढ़ी है। मित्र राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा का अवसर मिलेगा। उनके साथ विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर दृष्टिकोण साझा करने के लिए मैं उत्सुक हूं। हम क्षेत्र में शांतिपूर्ण और स्थिरता के सहयोगी के रूप में भूमिका निभाना चाहते हैं। ये यात्रा मुझे रूस में जीवंत भारतीय समुदाय से मिलने का अवसर भी प्रदान करेगी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि रूस के साथ संबंधों में सबसे बड़ा बदलाव यह है कि दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों में काफी सुधार हुआ है और आगे भी इसमें काफी मजबूती मिलेगी। A lot of other issues I touched upon, but I don't want to preempt, sort of this, because, as you know, Prime Minister Modi is going to Moscow next week. In fact, yesterday evening, President Putin mentioned to me that he's looking forward very much to that visit. So I think preparations are underway. Obviously, our discussions contributed to it, but what will come out, you will have to wait till the visit is. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस की पहली यात्रा 6 नवंबर 2001 में की थी। तब वे गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए भारत रूस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ रूस गए थे। 2019 के यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस यात्रा को गर्मजोशी से याद करते हुए बताया कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ ये उनकी पहली मुलाकात थी। उन्होंने टिप्पणी की कि एक छोटे राज्य से होने और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपेक्षाकृत नए होने के बावजूद राष्ट्रपति पुतिन ने उनके साथ बहुत सम्मान के साथ व्यवहार किया, जिससे एक स्थायी दोस्ती के द्वार खुल गए। यात्रा के दौरान गुजरात और रूसी प्रांत आस्ट्राखान के बीच पेट्रो और हाइड्रोकार्बन, व्यापार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, शिक्षा, पर्यटन और संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग को लेकर समझौता हुआ। बाद के वर्षों में कई यात्राओं के माध्यम से ये संबंध मजबूत हुए।
विशेष रूप से 2006 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अस्त्रखान का दौरा किया और गवर्नर अलेक्जेंडर झिल्किन से मुलाकात की और सहयोग के लिए प्रोटोकॉल समझौते को अगले 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया। 2009 में उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा सप्ताह को संबोधित करने और 9वें रूसी तेल और गैस सप्ताह सम्मेलन में मुख्य भाषण देने के लिए आमंत्रित किया गया। गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी भाषा में प्रेजेंटेशन देकर रूसी कारोबारियों को आश्चर्यचकित कर दिया था। इन आयोजनों के जरिए विशेष रूप से ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में गुजरात और रूस साझेदारी की नींव रखी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मॉस्को की बेहद अहम यात्रा को लेकर मॉस्को में लोग बेहद उत्साहित हैं। इस यात्रा को रूस भारत संबंधों के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। मोदी जी की नेतृत्व के अंतर्गत चाय पे चर्चा होती है। आज कल पूरे रशिया में, पूरे मॉस्को में जहां देखो सिर्फ मोदी चर्चा हो रही है। का यहाँ आना इस समय पे जब यहाँ पर वॉर चल रहा है तो ये बहुत कुछ कहता है और हमें आशा है कि वो हम सब के लिए, इंडिया के लिए और रशिया के लिए ज़रूर कुछ ऐसी बातचीत करेंगे और ऐसे किसी नतीजे पे पहुँचेंगे कि जिससे ये वॉर ख़त्म होने में बहुत मदद मिलेगी। हमारे लिए वैसे काफ़ी चीज़ें यहाँ पे मोदी जी के आने के बाद चेंज हुई है। एक अब पे लोगों के देखने का नज़रिया काफ़ी बदला है। ये आशा करते हैं कि उनकी जो विज़िट है वो बिज़नेस और व्यापार के क्षेत्र में तो और नई ऊंचाइयां छुएगी, बट हम ये चाहते हैं कि इस रिश्ते को हम एक अलग लेवल पे ले जाएं। मैं बहुत वेट कर रही हूँ मिस्टर मोदी का यहाँ पे विज़िट का, और मैं ये चाहती हूँ कि इस बार भी मोदी जी अपने साथ कुछ ऐसी खुशखबरियाँ लाएं और हमारी इंडो रशियन रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएं। बहुत गर्व महसूस होता है बिकॉज़ उनके प्रयास और देशभक्ति की वजह से हमारा देश हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। ये विज़िट आई थिंक बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस टाइम जो क्रूशल स्टेज चल रही है दुनिया के अंदर, तो उस टाइम पे मोदी जी का यहाँ विजिट करना एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। मुझे ऐसा लगता है कि अभी भारतीयों की जो प्रतिष्ठा है विश्व में वो भी बढ़ी है, हम लोगों की प्रतिष्ठा भी यहाँ बढ़ी है। हमें बहुत खुशी हो रही है कि हमारे मोदी जी यहाँ आ रहे हैं, इसलिए हम सब यहाँ पे अपने मिनी दुब्रोवका में इकट्ठा हुए हैं और चाय पे चर्चा कर रहे हैं। हमारी यहाँ प्यारी सी छोटी सी कम्युनिटी है जो हम आज गैदर हुए हैं एक साथ मोदी जी के लिए। मोदी जी अब मॉस्को में आ रहे हैं, इससे हम बहुत एक्साइटेड हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 से 10 जुलाई के दौरान ऑस्ट्रिया की यात्रा पर रहेंगे। भारतीय समुदाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा को लेकर बेहद उत्साहित है। हमारे संवाददाता गौतम रॉय ने ऑस्ट्रिया में भारतीय मूल के नागरिकों से खास बातचीत की। 41 साल के अंतराल के बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री ऑस्ट्रिया आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय समुदाय से ऑस्ट्रिया में वियना में 10 जुलाई को मुखातिब होंगे। 31,000 तक की संख्या है भारतीय समुदाय की ऑस्ट्रिया में, और उनमें से एक काफी जो जाना माना परिवार है, मुलक्कल परिवार, उसके सदस्य हमारे साथ हैं जिनका यहाँ पे एक बहुत व्यापक एक बिजनेस भी है। हमारे साथ जेम्स मकील हैं और इनके फादर इन लॉ है, हमारे साथ ससुर हैं, वो हैं जिन्होंने ये बिजनेस सेटअप किया, जोसेफ मुलक्कल। सबसे पहले आप हमें बताइए कि किस तरह की आपकी अपेक्षाएं हैं, उम्मीदें हैं, प्रधानमंत्री 41 साल के बाद भारत के यहाँ पर आ रहे हैं। ये बहुत खुशी समय है हमारे लिए, जैसा हमारे प्रधानमंत्री ऑस्ट्रिया में आ रहे, हमारे देखने के लिए आ रहे, हमारे लिए बहुत खुश है और हम पूरा हमारा इंडियन कम्युनिटी वेट कर रहे हैं उसके मीट करने के लिए। जोसेफ, आप बताएं, आप कितने समय से यहाँ पे ऑस्ट्रिया में हैं और किस तरह से आपने अपना बिजनेस सेटअप किया, और क्या आप भारत के लिए भी यहाँ पर एक जगह बना रहे हैं ऑस्ट्रिया में, किस तरीके से? मैं 84 में इधर ऑस्ट्रिया में आ गया, तो इधर काम करके 93 में बिजनेस स्टार्ट किया। फिर पहले मैं इंडिया से सारा इंपोर्ट कर रहा है, इंडिया से सारा अच्छा। मैं हमारा जो इंडियन लोग इधर हैं वो मेरा घर का गेस्ट है, ऐसा बढ़िया माल इंडिया से लाके मैं सब मेरा कस्टमर को देता था। तो अब जब प्रधानमंत्री आ रहे हैं यहाँ पर जेम्स, तो किस तरह के एक्सपेक्टेशंस हैं, उम्मीदें हैं आपकी? मेरे ओपिनियन में दोनों कंट्री का रिलेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। मेरे ख्याल में अभी अच्छा है और अच्छा होना चाहिए, और
जैसा पहले बोला था, हमारे और इधर बहुत और लोग आए तो हमके लिए और हेल्प है, जैसा आईटी लोग, और ये बहुत इधर बहुत अपॉर्चुनिटी है इंडियन लोगों के लिए। सो ये वो सब वीसा प्रोसेस है, सब स्मूथ हो गए तो इधर और लोग आ सकेगा, उसको इधर एक अच्छा एक जवान जीत सकेगा। तो आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर जो उम्मीदें हैं भारतीय समुदाय की वो जुड़ी हुई हैं दोनों भारत और ऑस्ट्रिया की तरक्की से, और उसमें भारतीय किस तरह का योगदान कर सकते हैं, और उसी पर एक तरह से नजर भी रहेगी इस दौरे के दौरान। कैमरा पर्सन प्रमोद नेगी के साथ गौतम रॉय, वियना, ऑस्ट्रिया, डीडी न्यूज। रूस में भारतीयों के लिए मंदिर बनाने को लेकर भारतीय राष्ट्रीय संस्कृति केंद्र मॉस्को के अध्यक्ष सामी मनोज कोटवानी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को चिट्ठी लिखी है। रूस में मंदिर बनाने को लेकर सामी मोटवानी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता सुधीर यादव। हमारे साथ सैनी मनोज कोटवानी जी हैं जो इंडियन डायस्पोरा से हैं। उन्होंने प्रेसिडेंट पुतिन को एक चिट्ठी लिखी है कि रशिया में भारत का एक मंदिर ज़रूर होना चाहिए। क्या है इसके डिटेल्स, किस तरीके से उन्होंने इसको आगे बढ़ाया, इसके बात करते हैं मनोज कोटवानी जी से। हमारा भी एक मंदिर होना चाहिए कि दुख में सुख में हमारे जन्मदिन की तरफ एक जगह होनी चाहिए। देखिए, हम 40,000 से ज़्यादा हिंदुस्तानी हैं रशिया में अभी, तो हम सबके लिए एक अपना स्थान हो जाएगा। कितना वक्त पहले आपने जो लेटर प्रेसिडेंट पुतिन को लिखा है, और कब तक उम्मीद की जा रही है कि जो ज़रूरी परमिशंस हैं या जो चीज़ें हैं वो आएंगी, और कब इसका निर्माण वगैरह शुरू हो जाता है? देखिए, दिल से तो हम चाहेंगे कि अक्टूबर तक हमें उसके लिए हाँ बोल दिया जाए, तो अगली बार जब मोदी जी आए तो उसका शिलान्यास हो जाए, और विदिन 2 इयर्स हम ये मंदिर बना के तैयार कर लें। ये दिल से ख्वाहिश है। अगर दुनिया में हम हिंदुस्तानियों को सबसे ज़्यादा प्यार कहीं मिला है तो रशिया में ही मिला है। रूस में भारतीय लोगों के लिए मंदिर भी बने जो यहाँ के भारतीय मूल के लोग हैं, इस उम्मीद के साथ प्रेसिडेंट पुतिन के पास पहुँचे हैं। कैमरामैन के राणा के साथ सुधीर यादव, डीडी न्यूज़, रशिया। और खबरें अभी और भी है, लेकिन वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए डीडी न्यूज़। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद, बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी। MDH कश्मीरी, MDH ज्यादा उपज और भरपूर मुनाफा भी, दोनों मिलेंगे टोरी से। एक हाथ में खरपतवार की हार और दूसरे हाथ में ज्यादा पैदावार। समझे? IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का टोरी। अब खरपतवार होगा हक्का बक्का, बढ़ेगा मक्का। हरदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है, हरदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है, जी जाने से तैयार है, इसीलिए तो हम लहरों के पहरेदार हैं। जय भारती, जय भारती, हम हैं नौसेना, हम हैं भारत के सारथी। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। महाराष्ट्र में लगातार सामने आ रहे हिट एंड रन के मामले को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है, मैं महाराष्ट्र में हिट एंड रन की घटनाओं में वृद्धि को लेकर बेहद चिंतित हूँ। यह असहनीय है कि शक्तिशाली प्रभावशाली लोग व्यवस्था में हेरफेर करने के लिए अपनी स्थिति का दुरुपयोग करें। मेरी सरकार न्याय में इस तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं करेगी। सामान्य नागरिकों का जीवन हमारे लिए अनमोल है। मैंने राज्य पुलिस विभाग को इस मामले को अत्यंत गंभीरता से संभालने और न्याय सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा हम हिट एंड रन अपराधियों के लिए सख्त कानून और कठोर दंड लागू कर रहे हैं। जब तक मैं राज्य का मुख्यमंत्री हूं, किसी को भी, चाहे वो अमीर हो, प्रभावशाली हो या नौकरशाह हो, मंत्रियों की संतान हो, किसी भी पार्टी से जुड़ा हो, छूट नहीं मिलेगी। अन्याय के प्रति मेरी शून्य सहनशीलता होगी। यह स्पष्ट करना जरूरी है कि मेरा प्रशासन पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ मजबूती के साथ खड़ा है। हम अपने सभी नागरिकों के लिए एक सुरक्षित महाराष्ट्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
और पश्चिम बंगाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सीबीआई की संदेशखाली मामले में जांच जारी रहेगी। पश्चिम बंगाल सरकार ने संदेशखाली मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट द्वारा सीबीआई जांच के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसे अदालत ने रद्द कर दिया। संदेशखाली में जमीन पर कब्जा और महिलाओं के यौन उत्पीड़न के आरोपों पर पश्चिम बंगाल सरकार बुरी तरह घिरी हुई है। राज्य सरकार के वकील ने केस की सुनवाई कुछ देर के लिए टालने का आग्रह किया, जिस पर जस्टिस गवई ने कहा कि पिछली सुनवाई पर भी केस को टालने का आग्रह किया गया था। जस्टिस गवई ने टिप्पणी की कि सरकार किसी व्यक्ति को बचाने की कोशिश क्यों कर रही है, सरकार को अपील दायर करने की जरूरत क्यों है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के मणिपुर के दौरे पर भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मणिपुर एक संवेदनशील विषय है, लेकिन राहुल गांधी इसका राजनीतिकरण कर रहे हैं। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, उनसे कुछ जिम्मेदारी की अपेक्षा की जाती है। मणिपुर एक संवेदनशील विषय है, वहां पर सबको मिलकर शांति का प्रयास करना है। राहुल गांधी इसका राजनीतिकरण करते हैं, वहां मलहम लगाने की जरूरत है। चुनाव खत्म हो गया, दोनों समुदायों को नजदीक लाने की जरूरत है। संसद ने क्या हंगामा किया, नई संसद में प्रधानमंत्री को जवाब नहीं देने दिया, उकसाया उन्होंने मणिपुर पर हल्ला करें। ये ठीक है क्या? अब राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, उनसे कुछ जिम्मेवारी की अपेक्षा की जाती है। वहीं भाजपा प्रवक्ता शाहजाद पूनावाला ने राहुल गांधी पर हाथरस और मणिपुर दौरे के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। शाहजाद पूनावाला ने कहा कि तमिलनाडु में शराब से कई दलितों ने अपनी जान गंवा दी और वहां एक बीएसपी नेता की हत्या भी कर दी गई, लेकिन दलितों की बात करने वाले राहुल गांधी वहां जाने से क्यों बच रहे हैं। जो दलितों के विषय में बहुत बोलते हैं, जो अलग अलग राज्यों में दौरा करने चले जाते हैं, कभी हाथरस कहीं मणिपुर, वो ना तमिलनाडु पहुंच पा रहे हैं, ना तमिलनाडु में आर्मस्ट्रॉन्ग के परिवार के पास, ना कल्लाकुरिची के पास। आज राहुल गांधी जी से सवाल है कि अगर वो दलित के बारे में चिंतन करते हैं, यदि नॉर्थ साउथ के विषय पे उन्होंने इतना कुछ बोला है, तो तमिलनाडु के कल्लाकुरिची के 65 दलित और आर्मस्ट्रॉन्ग के परिवार से कब मिलने जाएंगे और कब सीबीआई की जाँच की मांग करेंगे। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, नीट यूजी परीक्षा से जुड़ी हुई ये खबर है। और नीट यूजी परीक्षा से जुड़ी सभी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज की सुनवाई पूरी हो गई है। नीट यूजी परीक्षा से जुड़ी सभी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज पूरी हुई। आज की सुनवाई और अगली सुनवाई गुरुवार 11 जुलाई को होगी। सीबीआई को बुधवार 5 बजे तक जवाब दाखिल करने का समय दिया गया है। और इस खबर पर और अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हमारे संवाददाता विकास सारथी। विकास, अगर देखें तो किस तरीके से आज सुप्रीम कोर्ट का बेहद सख्त रुख रहा, जिस तरीके से उन्होंने नीट यूजी परीक्षा को लेकर सॉलिसिटर जनरल से भी बातचीत की और साथ ही साथ ये भी उन्होंने कहा कि सभी याचिकाओं को क्लब करते हुए आज की सुनवाई क्या कुछ अहम रही और आज क्या कुछ ऑब्जर्वेशंस रहे। अश्वनी, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये भी माना कि 23 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स का री एग्जामिनेशन कराना कोई आसान बात नहीं है और इससे वाकई बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रभावित होंगे। लेकिन कोर्ट ने एक बात ये भी कही कि क्या अब तक जो भी गड़बड़ी हुई है 2 सेंटर्स पर, उसका फायदा जिन लोगों को पहुंचा है उनकी पहचान करने की कोई कार्रवाई शुरू की गई है। कोर्ट ने कहा कि जो भी गड़बड़ी हुई है, जिनके आरोप लगाए गए हैं, उससे लाभार्थी पहचान करनी होगी। और ये भी कोर्ट ने पूछा कि ऐसे कितने स्टूडेंट्स का क्या रिजल्ट रोका है एनटीए ने। ये सारी जानकारी अब आप जैसा कह रहे थे कि 5 तारीख तक माफ कीजिएगा 5 बजे तक ये केंद्र को, सीबीआई को, इन सब एनटीए को अपने जवाब देने हैं बुधवार को 5 बजे तक। और बृहस्पतिवार को सुप्रीम कोर्ट दोबारा इस मामले पर सुनवाई करेगा। कोर्ट ने ये भी पूछा सॉलिसिटर जनरल से कि क्या एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट टीम ऐसी हो सकती है जो रेड फ्लैग्स की पहचान करे, यानी जो ये पहचान कर पाए कि किन स्टूडेंट्स के मामले में गड़बड़ी होने की संभावना है। मसलन ऐसे स्टूडेंट्स कौन थे जिन्होंने अंतिम समय पर अपने सेंटर में बदलाव किया, उनके नंबर पिछले प्रयासों की तुलना में बहुत ज्यादा आए हैं और उनके जो 12th के मार्क्स हैं
उनकी तुलना में उनको नीट में बहुत ज्यादा अंक प्राप्त हुए हैं। तो कुछ ऐसी कोई गतिविधि हो सकती है, ऐसी कोई तरीका हो सकता है जिससे इन गतिविधियों को पहचाना जा सके? सॉलिसिटर जनरल इस पर अपना विस्तार से जवाब देंगे कि क्या ऐसी फॉरेंसिक टीम बनाई जा सकती है जो इस तरह के रेड फ्लैग्स की पहचान करे और संभावित छात्रों को जिन्होंने इन गड़बड़ियों का लाभ उठाया, उनको जिन्होंने ईमानदारी से अपने एग्जाम दिए और मेरिट में स्थान हासिल किया, उनसे अलग किया जा सके। तो एक बड़ी कवायद है, लेकिन कोर्ट ने कहा कि ये बहुत जरूरी एक्सरसाइज है, तभी हम ये जो याचिकाकर्ता बात अपनी रख रहे हैं री एग्जामिनेशन की, उनको संतुष्ट कर पाएंगे। क्योंकि जो याचिकाकर्ता है उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले स्पष्ट कहते हैं कि जब भी इस तरह की गड़बड़ी होती है तो जो दोषी विद्यार्थी हैं उनकी पहचान बहुत जरूरी है, वरना पूरा जो एग्जाम है दोबारा कराया जाना चाहिए। अब इस पर केंद्र अपना विस्तार से जवाब देगा और एनटीए भी अपनी तरफ से जवाब उपलब्ध कराएगा कि क्या इस तरह की कोई एक्सरसाइज चल रही है ऐसे छात्रों की पहचान करने को लेकर के। विकास, निश्चित तौर से अगर देखें तो जो संभावित लाभार्थी हैं उनका ट्रेस किया जाना बेहद ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको माना है और इसको ट्रेस करने के लिए या फिर उनके परीक्षा फलों को रोकने के लिए या फिर साइबर फॉरेंसिक एक्सपर्ट की मदद लेने के लिए इन सब पूरी कवायद पर क्या जो बुधवार 5 बजे तक जवाब दाखिल करना अपेक्षित माना गया है सुप्रीम कोर्ट से? बिल्कुल अश्वनी, ये सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि बुधवार तक इन सारी चीजों पर अपना एक जो भी मत है केंद्र का, एनटीए का, वो कोर्ट को बताया जाए ताकि आगे की क्या कार्रवाई होनी है, आगे क्या सुनवाई होनी है, इसकी एक रूपरेखा तय की जाए। अश्विनी, ऐसे में अगर एनटीए और केंद्र किसी ऐसी योजना के साथ आते भी हैं जिससे संदिग्ध परीक्षार्थियों की पहचान हो, तो उनको भी बैन नहीं किया जाएगा। एक तरीके से कोर्ट ने ये भी एक संकेत दिया, उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों का री एग्जामिनेशन करवाया जा सकता है जिन्होंने अनुचित तरीके से पूरे जो भी इरेगुलरिटी पाई गई 2 सेंटर्स पर, जिनकी बात एनटीए ने खुद माना है, पटना में और गुजरात के गोधरा में, इन 2 जगहों पर गड़बड़ी में जिसका फायदा उठाया, क्या उनको री एग्जामिनेशन के लिए मजबूर किया जाएगा बाद में अगर उनकी पहचान कर ली जाती है। ये सारी चीजें किस तरह से आगे बढ़ेंगी ये बृहस्पतिवार की सुनवाई के बाद साफ होगा। लेकिन सैद्धांतिक रूप से कोर्ट का ये मानना है कि 23 लाख लोगों की परीक्षा कराना कोई आसान काम नहीं है और इससे बहुत सारे जेन्युइन स्टूडेंट्स का जो इंटरेस्ट है वो भी प्रभावित होता है, लेकिन दोषियों की पहचान किया जाना भी उतना ही जरूरी है। इस बीच अगर देखें बहुत सारी याचिकाएं हैं, अलग अलग स्टेक होल्डर्स जो हैं, ऐसे बच्चों ने भी परीक्षा के लिए याचिका दाखिल की है कि परीक्षा न रद्द की जाए, वो भी क्या इसी से क्लब किया गया? और तकरीबन कुल कितनी याचिकाएं हैं जिन पर एक साथ सुनवाई हो रही है और परीक्षा न रद्द करने की याचिकाओं पर क्या कुछ रुख रहा है? बिल्कुल अश्विनी, आप सही कह रहे हैं। इसमें याचिका में एक छात्रों का समूह ऐसा भी है जो ये चाहता है कि परीक्षा रद्द ना हो, लेकिन आज मुख्य तौर पर गड़बड़ियों का जो मामला था उसको सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले सुना। इन लोगों का क्या मत है इस पर भी कोर्ट आगे विस्तार से सुनवाई करेगा। जो छात्र कह रहे हैं कि उनको दोबारा परीक्षा देने के लिए मजबूर ना किया जाए, जाहिर है ऐसे छात्र जिनको मेरिट में अच्छा स्थान मिला है वो नहीं चाहते हैं कि दोबारा से परीक्षा हो, क्योंकि दोबारा परीक्षा में उनको वो चांस मिलेगा ही नहीं मिलेगा कोई निश्चित तौर पे नहीं कह सकता। कोर्ट भी केंद्र और एनटीए की दलील से काफी हद तक सहमत है कि दोबारा एग्जामिनेशन कराना 23 लाख स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ खिलवाड़ जैसा हो सकता है। इसीलिए जरूरी यह है कि दोषी जो छात्र हैं जो इस पूरी कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा रहे थे उनकी पहचान की जाए, और अगर केंद्र और एनटीए ऐसे लोगों की पहचान करने को लेकर किसी योजना के साथ आते हैं तो आप माने कि सुप्रीम कोर्ट संभवतः री एग्जामिनेशन सभी स्टूडेंट्स के लिए नहीं करवाएगा। ऐसा अभी तक की सुनवाई से इस तरह के संकेत मिल रहे हैं। अब विकास, एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि बहुत कई याचिकाएं हैं, सब याचिकाएं जो एक साथ क्लब करके सुनवाई हो रही हैं, तकरीबन कितनी याचिकाएं हैं? और साथ ही साथ अगर देखें तो पहली बार रहा कि 67 से ज़्यादा छात्रों को वो टॉपर की रैंक में शामिल रहे। 1563 बच्चों को ग्रेस मार्क दिया गया, फिर उसके बाद ग्रेस मार्क रद्द किया गया, फिर उनकी दोबारा परीक्षा हुई। एनटीए को लेकर और पूरे के पूरे इस सिस्टम को लेकर जो चल रही है जांच, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ बातें कही? देखिए अश्विनी, अभी तक 26 याचिकाएं जिन पर आज सुनवाई चल रही थी, 26 याचिकाएं चीफ जस्टिस की बेंच के सामने आज लिस्टेड थी, जिनमें वो याचिकाएं भी हैं जैसा आपने कहा कि कुछ स्टूडेंट्स जो चाहते हैं दोबारा एग्जाम ना हो। एनटीए ने कुछ पिटिशंस दाखिल की हैं कि ट्रांसफर पिटिशन जो राज्यों में मामले लंबित हैं उनको सुप्रीम कोर्ट ले आया जाए, तो इन सबको क्लब कर दिया गया है। इन सब पर सुनवाई चल रही है। इसके अलावा ये लगातार सुप्रीम कोर्ट इस बात को कहता रहा कि जो अंकों की बात है, ये भी आपने कहा कि सही जो 100% अंक मिले हैं 67 स्टूडेंट्स को, इसका मुद्दा भी याचिकाकर्ताओं की तरफ से उठाया गया। और जो आंकड़ा है अश्विनी, उसमें
अभी तक कभी भी दहाई अंकों में भी टॉपर्स नहीं रहे थे। अगर पिछले सालों की हम तुलना करें, 2, 1, 3 इससे ज्यादा कभी 100% नंबर्स नहीं मिले। 67 स्टूडेंट्स को पहली बार 100% नंबर मिले हैं। इसको लेकर के भी विवाद है। इसका भी ब्यौरा कोर्ट ने मांगा है कि इसमें ग्रेस मार्क्स वाले कितने हैं, ग्रेस मार्क्स हटाने के बाद कितने इस तरह के स्टूडेंट्स बचते हैं जिनके 720 अंक थे। 67 स्टूडेंट्स थे शुरुआत में जब परीक्षा फल घोषित किया गया। तो इसको लेकर के भी ब्यौरा कोर्ट ने मांगा है। और जिस बात को कहा जा रहा है कि आखिर ऐसा कैसे हुआ कि एक ही सेंटर के 7 स्टूडेंट्स को भी 100% नंबर मिले हैं, इन सारी चीजों पर भी अपनी दलीलें एनटीए को रखनी है और ये जानकारी देनी है कि इसमें से कितने मामले आखिर ग्रेस मार्क्स की वजह से इस तरह से नंबर मिले हैं इन लोगों को, और अभी क्या स्टेटस है। क्या अभी भी ये 67 लोग ही 100% नंबर वाले हैं? इनमें से कुछ लोगों ने री एग्जामिनेशन दिया, जिनके ग्रेस मार्क्स काट दिए गए तो उन्होंने री एग्जामिनेशन दिया, और उसके बाद स्टेटस क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद विकास सारथी हमसे जुड़ने के लिए और विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए। तो नीट यूजी परीक्षा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तरीके से एनटीए, सीबीआई और केंद्र सरकार को हलफनामा दाखिल करने का समय दिया है। बुधवार शाम 5 बजे तक ये हलफनामा दाखिल किया जा सकेगा और इसकी प्रतियां याचिकाकर्ताओं के वकीलों को भी दी जाएगी और मामले की अगली सुनवाई 11 तारीख को गुरुवार को सुनिश्चित की गई है। तो बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से और ब्रेक का। देखते रहिए डीडी न्यूज। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। देखते हैं कुछ अन्य अहम खबरें। झारखंड की ओर रुख करते हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया है। सरकार द्वारा पेश विश्वास मत के प्रस्ताव में 45 मत पड़े, जबकि विरोध में 0 मत पड़े। सरकार के विश्वास मत के प्रस्ताव हासिल करने के साथ ही विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी। वहीं झारखंड में भाजपा नेता वेद प्रकाश सिंह को गोली लगने के बाद कानून व्यवस्था की नाकामयाबी के मुद्दे पर भाजपा ने विरोध प्रदर्शन किया। वेद प्रकाश सिंह, जो कि भाजपा के निवर्तमान पार्षद थे, उन्हें कल रात रांची के धुरवा क्षेत्र में झारखंड विधानसभा परिसर से कुछ ही दूरी पर गोली मारकर घायल कर दिया गया। बाद में वेद प्रकाश सिंह को अस्पताल में भर्ती कराया गया। भाजपा नेता और झारखंड विधानसभा में विपक्ष के नेता अमर कुमार बाउरी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, अस्पताल के आपातकालीन संकेत की तस्वीर उन्होंने पोस्ट की और कहा कि तस्वीर झारखंड की मौजूदा स्थिति को दर्शाती है और हेमंत सोरेन द्वारा शासित राज्य में कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। भाजपा नेता संजय सेठ और बाबूलाल मरांडी विधायक गणों के साथ अस्पताल पहुंचकर वेद प्रकाश के परिजनों से उन्होंने मुलाकात की और घटना की जानकारी ली। और छत्तीसगढ़ कोयला परिवहन लेवी घोटाला मामले में ACB और EOW ने एक बार फिर से 3 अलग अलग FIR दर्ज की है, जिसमें निलंबित IAS रानू साहू, समीर विश्वनोई और निलंबित राज्य प्रशासनिक सेवा अधिकारी सौम्या चौरसिया के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। इन सभी पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराध दर्ज किया गया है। निलंबित सौम्या चौरसिया पर 9 करोड़ 20 लाख रुपए की 29 अचल संपत्ति होने के प्रमाण मिले हैं। वहीं निलंबित IAS रानू साहू पर लगभग 4 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति खरीदने के आरोप है। इसके अलावा निलंबित IAS समीर विश्वनोई पर अपनी पत्नी प्रीति गोधरा के नाम पर 5 करोड़ रुपए की कई अचल संपत्तियां मिली हैं। और इस समय एक और बड़ी खबर आ रही है। कठुआ में सेना के वाहन पर आतंकवादी हमला हुआ है और सेना के वाहन पर यह हमला ग्रेनेड हमला किया गया है। संदिग्ध आतंकवादियों ने यह हमला किया है। सेना ने आतंकवादियों पर जवाबी गोलीबारी की है। सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। एक बड़ी खबर आ रही है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में सेना के वाहन पर आतंकवादी हमले की बात सामने आई है। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है और सेना ने आतंकवादियों पर जवाबी कार्रवाई की है और इलाके को घेर लिया गया है और पूरे इलाके की गहनता से छानबीन की जा रही है। कठुआ में सेना के वाहन पर आतंकवादी हमले की खबर आ रही है। सेना ने
सर्च ऑपरेशन जारी रखा है और जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है। इलाके को घेर लिया गया है और सेना के वाहन पर यह ग्रेनेड हमला किया गया है कठुआ में, और पूरे इलाके को घेर कर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने आज संसद भवन में राज्यसभा इंटर्नशिप कार्यक्रम बैच 2 के प्रतिभागियों से मुलाकात की और बातचीत की। उपराष्ट्रपति ने बातचीत के दौरान प्रशिक्षुओं को इस अवसर पर सर्वोत्तम उपयोग करने का सलाह देते हुए उनसे भारतीय संसदीय लोकतंत्र के समृद्ध इतिहास और कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी हासिल करने को कहा। पंचकुला के पिंजौर के पास पहाड़ी क्षेत्र में हरियाणा रोडवेज की एक बस पलट गई। हादसा पिंजौर के नौल्टा गांव के पास हुआ, जिसमें 40 से ज़्यादा स्कूली बच्चे घायल हो गए। घायलों को पिंजौर के अस्पताल और पंचकुला के सेक्टर 6 के नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गंभीर हालात को देखते हुए एक महिला को पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया गया है। हादसे का कारण फिलहाल बस ड्राइवर द्वारा ओवर स्पीडिंग बताई जा रही है। बस में ज़्यादा सवारियां होने यानी ओवरलोड होने और सड़क खस्ता होने की वजह से भी हादसे का कारण माना जा रहा है। और बीएसएफ ने पंजाब में फिरोजपुर के सीमावर्ती भानेवाला गांव में 2 व्यक्तियों को नशीले पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया है। संदिग्ध व्यक्तियों से तलाशी के दौरान जवानों ने नशीले पदार्थों के 2 पैकेट और 3 मोबाइल फोन बरामद किए, जो ट्रैक्टर के हुड में छिपाए गए थे। बीएसएफ को फिरोजपुर जिले के भानेवाला गांव में नशीले पदार्थों की एक खेप के बारे में सूचना मिली थी। ये दोनों संदिग्ध व्यक्ति चांदीवाला गांव के रहने वाले हैं। नशीले पदार्थों को जांच के लिए पुलिस को सौंप दिया गया है। ये सफल ऑपरेशन मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने और नशा मुक्त पंजाब सुनिश्चित करने के लिए बीएसएफ की प्रतिबद्धता को एक बार फिर रेखांकित करता है। और रुक करते हैं मुंबई की ओर। मुंबई में भारी बारिश की शुरुआत हो चुकी है। कल रात से लेकर आज सुबह तक 300 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश मुंबई में दर्ज की जा चुकी है। मुंबई के वडाला और जीटीबी स्टेशनों के बीच रेलवे ट्रैक पर पानी भर गया है। बीएमसी ने सरकारी और निजी स्कूलों में पहले सत्र के लिए आज अवकाश घोषित कर दिया। साथ ही मुंबई विश्वविद्यालय ने भारी बारिश के कारण सोमवार को होने वाली दूरस्थ एवं मुक्त शिक्षा केंद्र की सभी परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं। भारत मौसम विभाग द्वारा मुंबई में भारी से बहुत भारी बारिश की भविष्यवाणी की गई है। साथ ही दोपहर 2 बजे के आसपास समुद्र में उच्च ज्वार की भी चेतावनी दी गई है। एहतियातन मुंबई के सभी बीएमसी स्कूल, सरकारी स्कूल, निजी स्कूल और कॉलेज दूसरे सत्र के लिए भी बंद रहेंगे। मुंबई आईएमडी के निदेशक सुनील कांबले ने बताया कि अगले 24 घंटे में मुंबई में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। ऑलमोस्ट मुंबई में 270 मिलीमीटर बारिश हमें 5-6 घंटे में मिली है और जो मुंबई का जो नॉर्मल होता है वो ऑलमोस्ट कवर हो गया। जो आज तक की बारिश होने वाली थी, मुंबई का जो नॉर्मल है 600 मिलीमीटर, वो कवर होने जा रहा है। मुंबई के लिए हम आज ऑरेंज अलर्ट रख रहे हैं। वो हेवी टू वेरी हेवी आज 24 आवर्स में भी हो सकते हैं और कल जो है हेवी रेनफॉल हो सकते हैं, उसके लिए हम लोग येलो अलर्ट रख रहे हैं। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुंबई में हुई भारी बारिश के बीच राहत कार्यों का जायजा लिया और वे बीएमसी ऑफिस पहुंचे। मुंबई में इस वक्त राज्य विधानसभा का मानसून सत्र भी चल रहा है, लेकिन बारिश के कारण कई विधायक विधान भवन भी नहीं पहुंच पाए और इसकी वजह से दोनों सदनों को आज के लिए स्थगित कर दिया गया। इस दौरान एकनाथ शिंदे ने कहा कि रेलवे के लगभग 200 पंप और बीएमसी के 400 से अधिक पंप पानी निकालने का काम कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे ने बताया कि सेंट्रल और हार्बर लाइन पर ट्रेनें फिर से शुरू हो गई है। 267 से 300 mm बारिश गिरी है। ये बारिश जो है ये कम समय में गिरी है और इसलिए रेलवे के ट्रैक पे भी पानी आया है। पंप रेलवे ने 200 पंप लगाया है, 480 पंप कारपोरेशन के है, वो पूरी तेजी से काम कर रहे हैं और पानी फेंकने का काम शुरू है। और अभी आपने देखा कि ट्रेन भी ऐसा सब शुरुआत हुई है। सब रोड पे अभी ट्रैफिक शुरू हुई है और सब जगह पे जो वाटर लॉगिंग वाले स्पॉट है, बीएमसी के बड़े अधिकारी जो वरिष्ठ है वो वहाँ खड़े हैं, वो भी दिखाई दिया। और इसलिए पूरी सिस्टम जो है स्टेट डिजास्टर, रेलवे, एनडीआरएफ और बीएमसी, ये पूरी तरह इसको फेस करने के लिए पूरी तरह अलर्ट है।
और खबरें अभी और भी हैं, लेकिन वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए डीडी न्यूज। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। और रुक करते हैं असम की ओर। असम में बाढ़ की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। राज्य के 28 प्रभावित जिलों में लगभग 23 लाख लोग बाढ़ की चपेट में हैं। राज्य के कई स्थानों पर प्रमुख नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। कछार, कामरूप, धुबरी, नांदगांव, घोलपाड़ा, बारपेटा, डिब्रूगढ़, बोंगईगांव, लखीमपुर, जोरहाट, कोकराझार, करीमगंज और तिनसुकिया सबसे ज़्यादा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं। 3 जिलों कामरूप महानगर, कामरूप और डिब्रूगढ़ के शहरी इलाकों में भी बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया है। इस सबके बीच असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने बाढ़ राहत शिविरों में पीड़ितों से मुलाकात कर उनका हाल चाल जाना। असम में बाढ़ के कारण काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में अब तक 6 गैंडों सहित 131 जंगली जानवरों की मौत हो गई है। बाढ़ के दौरान वन विभाग 97 जंगली जानवरों को बचाने में कामयाब भी रहा है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में बाढ़ की स्थिति में फिलहाल सुधार हो रहा है। 233 में से 69 वन शिविर पानी में अभी भी डूबे हुए हैं। राज्य में अभी भी 28 जिलों में 27,74,000 से ज़्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। NDRF, SDRF और स्थानीय प्रशासन बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं बचाव कार्य में जुटी हुई है। और बात अगर उत्तराखंड की करें तो उत्तराखंड में मानसून की भारी बारिश लगातार पूरे प्रदेश में कहर बरपा रही है। कुमायूं से लेकर गढ़वाल तक हर जगह भारी बारिश के कारण सामान्य जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। चंपावत के बनबसा में लगातार भारी बारिश के कारण कई क्षेत्रों में जलभराव जैसी विकट स्थिति बन गई है। उत्तराखंड में रुक रुक कर हो रही बारिश के कारण जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। बारिश के कारण भूस्खलन से कुछ राष्ट्रीय राजमार्गों सहित ग्रामीण क्षेत्रों को जाने वाले संपर्क मार्ग बुरी तरह प्रभावित हैं। उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में तेज बारिश के कारण जलभराव और घरों को नुकसान पहुंचने की खबर है। चंपावत और ऊधम सिंह नगर जिले के विभिन्न क्षेत्रों में अतिवृष्टि के चलते सड़कों और घरों में पानी भरने के कारण सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि स्थिति पर लगातार नजर बनी हुई है और राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भी पहुंचाया जा रहा है। 8-8 फुट पानी भर जाने की सूचना वहां से लोगों से बात की है मैंने। दोनों वहां के सभी अधिकारियों से भी बात की है। जो जरूरी है सबकी जान माल की सुरक्षा करना और उसके लिए NDRF, SDRF और भी जो भी हमारे विभाग आपदा के समय में काम करते हैं सभी विभागों को तत्काल मौके पर जाने के लिए कहा है। चंपावत जिले में पिछले 4 दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से जहां जिले की प्रमुख शारदा नदी उफान पर है, वहीं बारिश के कारण जिले के कई हिस्से जलमग्न हैं। जिले के मैदानी क्षेत्र टनकपुर और बनबसा में कई घरों में पानी घुसने और जलभराव की स्थिति पैदा होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। SDRF की टीम ने बनबसा क्षेत्र से अभी तक 110 लोगों को रेस्क्यू किया है। हमारी उत्तराखंड की जल पुलिस है, SDRF है और NDRF हमें मिल चुकी है। तो ये सभी दल जो हैं वहाँ पे इस समय जितने भी वहाँ पे जो फंसे हुए लोग हैं उनको वहाँ से बचाव करके उनको सुरक्षित स्थानों पे ला रहे हैं। उनके लिए बनबसा में कुछ राहत शिविर भी स्थापित किए गए हैं डिग्री कॉलेज में, GIC में, जहाँ पे उनके खाने पीने की व्यवस्था भी होगी। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो जानवर भी फंसे हुए हैं उनको भी वहाँ लाया जा सके और उनको भी वहाँ पे वेटनरी ऑफिसर्स के निगरानी में उनको वहाँ पे जो है केयर मिल सके। इसी के अतिरिक्त जो है हेल्थ फैसिलिटीज को भी स्ट्रेंथन करने के लिए कहा गया है, क्योंकि इस समय खटीमा सितारगंज की तरफ भी जलभराव की स्थिति है। तो इस समय जितने भी रेफरल केसेज होंगे वो वहाँ नहीं हो पाएंगे। इसलिए हमसे कहा गया है कि आप अधिक से अधिक जितने भी केसेज हैं उनका ट्रीटमेंट आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में या फिर सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में करें। गढ़वाल की कुछ टीम थी और कुछ टीम जो रिजर्व टीम थी वो भी कुमाऊं में भेजी जा रही है और कुमाऊं में हमारी अच्छी तैयारी है।
नैनीताल जिले में 4 स्टेट हाईवे, 4 डिस्ट्रिक्ट हाईवे और 30 ग्रामीण सड़कें बंद हैं। हल्द्वानी शहर में सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। कुमाऊं के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन लाल कुआं में भी भारी बारिश के कारण ट्रैक डूब चुके हैं। रेलवे प्रशासन रेलवे ट्रैक से पानी निकालने में जुटा हुआ है। इस बीच मौसम विभाग ने चंपावत, नैनीताल और उधम सिंह नगर जिले में सोमवार के लिए भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। राज्य के अन्य जिलों में भी कहीं कहीं भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। देहरादून से संजीव सुंदरयाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब बात करते हैं बिहार की। पिछले एक हफ्ते से हो रही बारिश के कारण गंगा, गंडक, बागमती, महानंदा सहित कई नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। भारी बारिश के कारण कोसी और गंडक बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। इसके कारण सैकड़ों गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया है और हजारों हेक्टेयर फसल बर्बाद हो गई है। इस बीच बताया जा रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूर्वी और पश्चिमी चंपारण के साथ गंडक बैराज का हवाई सर्वेक्षण कर राहत एवं बचाव कार्यों का जायजा लेंगे। इस बीच मौसम विभाग ने पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण के साथ साथ 1-2 और जिलों में भारी बारिश के साथ साथ आकाशीय बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने मंगलवार और बुधवार के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों तक राज्य में भारी बारिश की आशंका है। दरभंगा, किशनगंज और सीतामढ़ी में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। जल स्तर तो बढ़ा है, लेकिन अभी स्थिति सामान्य है। अगर जल स्तर बढ़ेगा तो परेशानियां हो सकती हैं। घरों में पानी आया है, उसको देख लिया गया है। जो भी संभावित जो भी हो सकता है हम लोगों के द्वारा अभी जहाँ जहाँ आवश्यकता है सब जगह दे दिया गया है। सरकारी प्रशासनिक रूप से सारी तैयारी है। कोई भी प्रकार की किसी प्रकार का प्रॉब्लम यहाँ नहीं है। और गंडक नदी ने नेपाल में तबाही मचा रखी है, जिसका असर बिहार और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों में देखने को मिल रहा है। नेपाल में गंडक नदी से 4,40,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद उत्तर प्रदेश के कुशीनगर की खड्डा तहसील के आधा दर्जन गांव बाढ़ग्रस्त हो गए हैं। शिवपुर गांव में खेत में काम करने वाले 60 लोग गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने से पूरी रात बाढ़ में फंसे रहे। सुबह होने पर जिला प्रशासन ने उन्हें रेस्क्यू किया। एसडीआरएफ की टीम ने स्थानीय नाविकों की मदद से नदी में फंसे लोगों को बाहर निकाला। बाढ़ प्रभावित गांवों में पहुंचे अधिकारियों ने बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया। नदी के तटीय इलाकों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचने का निर्देश भी दिया गया है। और झारखंड राज्य में पत्थर माफिया धरती को खोखला कर धड़ल्ले से खनन कर रहे हैं और इससे राज्य की प्राकृतिक संपदा को भारी नुकसान हो रहा है। देखिए हमारे संवाददाता सोमेश पटेल की झारखंड से ग्राउंड रिपोर्ट। झारखंड में 3000 से ज्यादा अवैध पत्थर की खदानें हैं, जिसमें चतरा, गुमला, धनबाद, साहिबगंज सभी जगह ये माफिया अवैध खनन कर शासन को चुनौती देते नजर आ रहे हैं। विपक्ष राज्य की जेएमएम सरकार पर जल जंगल जमीन को बेचने का आरोप लगा रहा है। ये तो स्टेट स्पॉन्सर्ड करप्शन का बेहतरीन नमूना है। इससे बढ़िया नमूना क्या हो सकता है जब माननीय मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा, जो साहिबगंज के पत्थर माफिया थे, उन्होंने ही अपने कार्यकाल में पहले 2 वर्षों में 1250 करोड़ के पत्थरों को, पहाड़ों को गायब करवा कर, तुड़वा कर इसकी बाजाबता रेलवे से भिजवा दिया और अभी वो जेल में है 2 वर्षों से। ईडी ने 1250 करोड़ का सिर्फ एक साहिबगंज इलाके में ये आकलन किया है, इनिशियल आकलन किया है, जो पत्थर की वहाँ पे चोरी हुई है, एक तरह से पहाड़ों की चोरी हुई है। तो अवैध खनन तो सरकार का समर्थन है। बिना समर्थन के अभी तक वो पंकज मिश्रा 2 साल से जेल में रहने के बाद भी विधायक प्रतिनिधि है माननीय मुख्यमंत्री के। झारखंड में खनन माफिया और विभागीय अफसरों का मजबूत गठजोड़ है। खनन का लाइसेंस तो 15 से 20 डेसिमल का ही जारी होता है, लेकिन शातिर खनन माफिया सैकड़ों एकड़ लंबे चौड़े इलाके पर कब्जा कर लेते हैं और अवैध खनन करते हैं। वहीं सत्तारूढ़ जेएमएम ऐसे किसी भी आरोपों से इनकार करता है। पिछली बार की सरकार के समय जो राजस्व वसूली खनन के क्षेत्र से था, उससे करीब 2.5 गुना ज्यादा राजस्व वसूली इस सरकार में हो रही है। जब राजस्व वसूली ज्यादा हो गया तो घोटाले कैसे होंगे? राजस्व कम आता था आपकी सरकार में। इसका मतलब यह हुआ कि आप चोरी करवाते थे, घोटाले करते थे, भ्रष्टाचार में लिप्त थे। लेकिन यहाँ तो राजस्व बढ़ा है। झारखंड की आदिवासी संस्कृति में पहाड़, वन और नदियों का खास महत्व है और ये मुद्दा यहाँ रहने वाले आदिवासियों से सीधे तौर पर जुड़ा है।
इसके बावजूद झारखंड में पहाड़ों को बचाने के लिए अब तक कोई प्रयास नहीं किए गए हैं। वहीं खनन के ऐसे किसी भी घोटाले पर हेमंत सोरेन सरकार मौन है। झारखंड राज्य में कहां-कहां करप्शन हुआ, इसकी परतें अब धीरे धीरे खुलने लगी हैं। जल जंगल जमीन ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहां पत्थर माफियों की नजर न पड़ी हो। सच बात तो यही है कि झारखंड राज्य में बिना डर भय के बेखौफ दिन के उजाले में बड़े पैमाने में पत्थर माफियों का काला कारोबार कई वर्षों से बदस्तूर जारी है। सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, रांची, झारखंड। और खबरें अभी और भी हैं, लेकिन वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए डीडी न्यूज। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त? ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेबल। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेबल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। भारतीय सेना और रॉयल थाईलैंड सेना के बीच संयुक्त अभ्यास मैत्री 2024 थाईलैंड के ताक प्रांत में चल रहा है। दोनों टुकड़ियों के सैनिक जंगल और शहरी वातावरण में आतंकवाद विरोधी अभियानों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। संयुक्त अभ्यास में भारतीय और थाई सैनिकों के बीच उत्साहपूर्ण भागीदारी और बढ़ती मित्रता देखी जा रही है। ये संयुक्त सैन्य अभ्यास न केवल दोनों सेनाओं के सैनिकों के परिचालन क्षमताओं को मजबूत करेगा, बल्कि दोनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल भी स्थापित करेगा। ये संयुक्त सैन्य अभ्यास 15 जुलाई तक जारी रहेगा। दूरसंचार विभाग ने भारतीय शैक्षणिक संस्थानों, अनुसंधान और विकास संस्थानों से क्वांटम मानकीकरण और परीक्षण प्रयोगशालाओं पर शोध प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं। इसका लक्ष्य क्वांटम प्रौद्योगिकी में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना है। साथ ही क्वांटम कम्युनिकेशन सिस्टम की इंटरऑपरेबिलिटी, विश्वसनीयता और सुरक्षा सुनिश्चित करना है। ये प्रयोगशालाएं नवाचार केंद्र के रूप में काम करेंगी और क्वांटम टेक्नोलॉजी डेवलपर, टेस्टिंग, इक्विपमेंट, मैन्युफैक्चर और एकेडमिक रिसर्चर को एक साथ लाएंगे, जिससे सभी के लाभ के लिए क्वांटम टेक्नोलॉजी की पूर्ण क्षमता का इस्तेमाल किया जा सके। प्रस्ताव जमा करने की अंतिम तिथि 5 अगस्त 2024 है। यह पहल प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण जय अनुसंधान के अनुरूप है। इसका उद्देश्य दूरसंचार उत्पादों और प्रौद्योगिकी में अनुसंधान और विकास को समर्थन देना है। ये भारत को क्वांटम प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भर बनाने और इस अत्याधुनिक क्षेत्र में वैश्विक मानक क्षमता स्थापित करने में सरकार का एक बेहतरीन प्रयास है। और अब बात अडानी हिंडनबर्ग मामले की। अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग मामले में अब एक और बड़ा खुलासा हुआ है। सेबी ने दावा किया है कि अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी समूह के खिलाफ अपनी रिपोर्ट की एक कॉपी इसके पब्लिश होने से करीब 2 महीने पहले अपने ही क्लाइंट को शेयर की थी। इसे न्यूयॉर्क के हेज फंड मैनेजर मार्क किंगन को शेयर किया गया और साथ ही अडानी समूह की कंपनियों के शेयरों में उतार चढ़ाव का फायदा भी उठाया गया। सेबी ने हिंडनबर्ग को भेजे गए अपने 46 पेज के कारण बताओ नोटिस में विस्तार से बताया है कि कैसे अमेरिकी शॉर्ट सेलर न्यूयॉर्क के हेज फंड और कोटक महिंद्रा बैंक से जुड़े ब्रोकर को समूह की 10 सूचीबद्ध कंपनियों के शेयरों के मूल्यांकन में रिपोर्ट के प्रकाशन के बाद आई भारी भरकम $150 अरब की गिरावट से लाभ हुआ। सेबी ने न केवल हिंडनबर्ग को बल्कि KMIL, किंगडन और हिंडनबर्ग के संस्थापक नाथन एंडरसन को भी नोटिस भेजा है। और अब बात क्रिकेट की। भारत ने 5 T20 सीरीज के दूसरे मैच में जिम्बाब्वे को 100 रन से हरा दिया। भारत द्वारा मिले 234 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी जिम्बाब्वे की टीम नियमित अंतराल पर विकेट गंवाती गई और 18 ओवर और 4 गेंदों में 134 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। इससे पहले टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने अभिषेक वर्मा के शतक और ऋतुराज गायकवाड़ के अर्धशतक की बदौलत 20 ओवर में 2 विकेट पर 234 रन बनाए। भारत के लिए अभिषेक शर्मा ने 47 गेंदों में 100 रन की विस्फोटक पारी खेली। वहीं ऋतुराज गायकवाड़ ने 47 गेंद में नाबाद 77 रन और रिंकू सिंह ने 48 रन की शानदार पारी खेली। इस जीत के साथ भारत ने सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली है। सीरीज का तीसरा मैच बुधवार को खेला जाएगा। भारत और दक्षिण अफ्रीका की महिला क्रिकेट टीमों के बीच 3 मैच की T20 सीरीज का दूसरा मुकाबला बारिश की वजह से रद्द हो गया। चेन्नई में खेले गए इस बारिश प्रभावित मैच में पहले बल्लेबाजी करने उतरी दक्षिण अफ्रीका की टीम निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 177 रन बना सकी।
हालांकि इसके बाद भारतीय टीम को बारिश की वजह से बल्लेबाजी का मौका नहीं मिला और यह मैच बिना किसी नतीजे के रद्द कर दिया गया। भारत के स्टीपल चेज एथलीट अविनाश साबले ने एक नया रिकॉर्ड अपने नाम किया है। साबले ने डायमंड लीग में 8 मिनट 9.91 सेकंड का समय लेकर अपने पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। अविनाश साबले का पिछला राष्ट्रीय रिकॉर्ड 8 मिनट 11.20 सेकंड था, जिसे उन्होंने 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक जीतकर बनाया था। हालांकि डायमंड लीग में स्टीपल चेज स्पर्धा में अविनाश पदक से चूक गए थे, उन्हें छठे स्थान से संतोष करना पड़ा था। स्क्वाश खिलाड़ी अभय सिंह और जोशना चिनप्पा ने एशियाई स्क्वाश डबल्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया है। भारतीय मिश्रित जोड़ी ने 3 सेट तक चले रोमांचक मुकाबले में हांगकांग की जोड़ी को 11-8, 10-11, 11-15 से हराकर स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया। वहीं एशियाई स्क्वाश डबल चैंपियनशिप में ही खेले गए एक अन्य मैच में भारत के अभय सिंह और वेलावन सेंथिल कुमार ने शीर्ष वरीयता प्राप्त जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। रोमांचक फाइनल मुकाबले में भारतीय जोड़ी ने मलेशियाई जोड़ी को 2-0 के अंतर से हराया और खिताब पर कब्जा जमाया। और बात विंबलडन की। शीर्ष वरीयता प्राप्त इटली के यानिक सिनर ने विंबलडन के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। प्रतियोगिता के पुरुष एकल मैच में सिनर ने अमेरिका के बेन शेल्टन को 6-2, 6-4, 7-4 के अंतर से हराकर अंतिम 8 में अपनी जगह पक्की की। वहीं तीसरी वरीयता प्राप्त स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने विंबलडन में पुरुष एकल के क्वार्टर फाइनल में स्थान बना लिया है। अंतिम 16 में 4 सेट तक चले रोमांचक मुकाबले में अल्कराज को फ्रेंच खिलाड़ी उगो हम्बर्ट से कड़ी टक्कर मिली। हालांकि अल्कराज इस मैच को 6-3, 6-4, 1-6, 7-5 के अंतर से अपने नाम करने में कामयाब रहे। वहीं विंबलडन के महिला एकल वर्ग में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। अंतिम 16 में खेले गए मैच में दूसरी वरीयता प्राप्त अमेरिका की कोको गॉफ को हमवतन एमा नवेरो के हाथों 4-6, 3-6 के अंतर से हार झेलनी पड़ी। इस आसान जीत के साथ एमा नवेरो ने क्वार्टर फाइनल में अपना स्थान पक्का कर लिया है। विंबलडन में ही खेले गए महिला एकल के एक और प्री क्वार्टर फाइनल मैच में डोना वेकेश ने जीत दर्ज करते हुए अगले दौर में प्रवेश कर लिया। अंतिम 16 में 37वीं वरीयता प्राप्त डोना ने स्पेन की पाउला बाडोसा को 6-2, 1-6, 6-4 के अंतर से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। तो हिंदी समाचारों के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।